यस क्लास, वेलकम बैक टू ए न्यू सेशन जिसके अंदर आज हम एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का न्यू सेशन करेंगे। देखो, बिजनेस इकोनॉमिक हमने शुरू करी जिसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा, इनडिफरेंस कर्व पढ़ा, डिमांड के सारे कंसेप्ट पढ़े, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। डिमांड हमारे पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं प्रोडक्शन कि अब हमें करना है प्रोडक्ट प्रोड्यूस। हमें प्रोडक्ट की डिमांड पता चल गई, अब करना है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस किसको करते हो? प्रोड्यूस करोगे मैम प्रोडक्ट को ही तो प्रोड्यूस किया जाएगा। तो प्रोडक्ट समझते हैं क्या होता है। प्रोडक्ट तीन तरीके से आपको यहाँ पढ़ना है। एक है टोटल प्रोडक्ट, एक है मार्जिनल प्रोडक्ट और एक है एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट की कितनी टोटल प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर करे। मार्जिनल प्रोडक्ट, एडिशनल अगर आप लेबर लगा रहे हो तो वो एक एडिशनल लेबर आपको कितने एडिशनल यूनिट बनाकर देता है। दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड द एवरेज प्रोडक्ट कि टोटल प्रोडक्ट मेरे कितने बनाए हैं और कितने लेबर ने मिलकर बनाए हैं। कितने लेबर ने मिलकर बनाए हैं, ये मेरा एवरेज प्रोडक्ट हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है मैम? प्रोडक्शन फंक्शन आपका रिलेशनशिप है किसके बीच में? कुछ इनपुट के बीच में और कुछ आउटपुट के बीच में। कौन कौन से इनपुट होते हैं? इन इनपुट को नाम दिया गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर मेनली फोर टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों को मिलाकर हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो तरीके का होता है। एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है जिसके अंदर एटलीस्ट एक फैक्टर जो है, एटलीस्ट वन फैक्टर इज वेरिएबल, सॉरी एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स नॉट वेरिएबल। एटलीस्ट एक फैक्टर जो है वो आपका फिक्स होगा। लेकिन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, सारे ही फैक्टर आपके वेरिएबल होते हैं। यहां तक समझ में आया? अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए आपको एक लॉ पढ़ना होता है। उस लॉ का नाम है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ समझते हैं क्या बोलता है। लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये बोलता है कि जैसे जैसे एक फिक्स्ड एरिया के ऊपर, मतलब जैसे जैसे एक फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर आप वेरिएबल फैक्टर का प्रपोर्शन जो है वो इंक्रीज करते जाते हो। फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर के प्रपोर्शन को अगर इंक्रीज करते जाते हो तो एक लिमिट के बाद वो वेरिएबल फैक्टर जो आपको आउटपुट देता था वो आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। और फिर भी अगर आपने कंटिन्यू रखा तो अब जो नया वेरिएबल फैक्टर आप ऐड करोगे वो आपको कुछ बेनिफिट देने की बजाय आपको नुकसान देगा, मतलब आपका आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। ये बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग रिटर्न नॉट मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी सॉरी। समझो इस लॉ को। यहाँ ये बोला गया व्हेन मोर देन, देखो इसमें ये है कि जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल इनपुट को इंक्रीज करोगे एक फिक्स्ड इनपुट के साथ। फॉर एग्जांपल ले लो, ये आपका लैंड एरिया है, ये आपका एक खेत है। इस खेत पे पहले एक लेबर ने काम किया, मतलब एक वर्कर था। उस एक लेबर ने 20 आउटपुट प्रोड्यूस करे। इसी एरिया के ऊपर दो वर्कर आए, दोनों मिलकर बहुत बढ़िया काम करने लगे। एक बेचारा बोर हो जाता था तो वो बोरिंगनेस उसकी खत्म हुई, दोनों ने मिलकर 25 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, मतलब मेरा कुछ एडिशनल मेरे को देखने को मिला।
लेकिन जब तीसरा आया तीनों ने मिलके उतना बढ़िया नहीं किया जितना बढ़िया करना चाहिए था। किया तो इंक्रीज 25 to 35 इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन ये देखो यहाँ पे जब मैं अपनी एडिशनल देख रही हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट को देख रही हूँ, यहाँ तो मेरा एडिशनल 10 ही रहेगा क्योंकि पहले तो मेरा 0 था। सेकेंड लेबर आया तो एडिशनल 15 हुआ, यहाँ एडिशनल मेरा 15 हुआ, लेकिन थर्ड लेबर आने पे एडिशनल तो हुआ, लेकिन पिछली बार जितना एडिशनल नहीं हुआ। मतलब इनिशियल लेवल पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका एमपी इंक्रीज होता है, सेकंड एमपी डिक्रीज होता है, एमपी डिक्रीज होता है, देन आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया? जब एमपी इंक्रीज होता है तब टीपी क्या होता है, टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी डिक्रीज करता है, अब देखो एमपी यहाँ डिक्रीज कर रहा है बट टीपी स्टिल इंक्रीज, 25 to 35 टीपी अभी भी इंक्रीज करता है, टीपी स्टिल इंक्रीज बट डिक्रीजिंग रेट, टीपी स्टिल इंक्रीज बट डिक्रीजिंग रेट। जैसे ही आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है, जैसे ही आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है, वैसे ही आपका टीपी जो है वो डिक्रीज करने लगता है। एमपी नेगेटिव हो गया तो टीपी आपका डिक्रीज करने लगेगा। समझ में आया? इसी का रिलेशन हम मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ भी देख सकते हैं। अगर एमपी, सॉरी मार्जिनल तो देख लिया, एवरेज प्रोडक्ट के साथ, एवरेज प्रोडक्ट के साथ भी इसका रिलेशन देख सकते हैं। मार्जिनल इंक्रीज करेगा तो आपका एवरेज प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा तो आपका एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्रीज करेगा, बट एवरेज जो है वो कम डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू मार्जिनल। जैसे ही आपका एमपी नेगेटिव हो जाएगा, एवरेज स्टिल पॉजिटिव रहेगा बट डिक्रीज करेगा। क्या एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। डायग्राम कैसे बनता है इसका? इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है कि मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज और फिर यहाँ से ये नेगेटिव। जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है वहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, यहाँ आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये टीपी आप, ये है आपका टीपी और ये है आपका एमपी। समझ में आया? ये बताता है आपको लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग रिटर्न, क्या कि जैसे जैसे फिक्स्ड इनपुट के साथ आप एडिशनल वेरिएबल को इंक्रीज करते जाते हो तो उस इंक्रीज करने की वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो वेरी करेगा। इनिशियल लेवल पे वो इंक्रीज होगा बट धीरे धीरे वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग रिटर्न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशनिंग रिटर्न आपका शॉर्ट रन के अंदर काम आता है, ये याद रखना, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर ही आपका एक फैक्टर फिक्स होता है। आपका यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर क्या है, आपका यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर आपका लैंड एरिया है। ये आपकी फैक्ट्री है कि एक ही मेरे पास फैक्ट्री है, उस एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर 1 आया तो इतना आउटपुट, 2 आया तो इतना आउटपुट, जैसे जैसे वर्कर को बढ़ाते गए फैक्ट्री वही है, फिक्स्ड में चेंज नहीं आया। वेरिएबल को जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो आउटपुट जो है वो कम होता जा रहा है। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। आगे आओ। हमने प्रोडक्शन तो देख लिया, प्रोडक्शन के अंदर हमें कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, कॉस्ट भी देखनी पड़ती है जी, बिल्कुल देखनी पड़ती है। सबसे पहले कॉस्ट क्या होती है, किसी भी रिसोर्सेज की मॉनेटरी वैल्यू आपकी कॉस्ट कहलाती है, जिसको यूज किया जाता है किसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल सी बात है। तो इट इज सेक्रीफाइस मेड टू अचीव पर्टिकुलर पर्पस, कितना सेक्रीफाइस किया जाए एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो कॉस्ट कहलाता है। दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है इम्प्लीसिट कॉस्ट और एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट।
इम्प्लीसिट कॉस्ट का मतलब क्या है? वो कॉस्ट जो आपकी एक्चुअली में जहां आप पैसा पे नहीं कर रहे हो, जहां एक्चुअली आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर के टाइम की कॉस्ट, एक एंटरप्रेन्योर की टाइम की कॉस्ट इम्प्लीसिट कॉस्ट होती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, यहीं पे आप कह सकते हो, अम, आपको एक ट्यूशन क्लासेस चलानी है, आपको एक ट्यूशन सेंटर खोलना है। अब वो ट्यूशन सेंटर के लिए, ट्यूशन क्लासेस के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप रेंट पे कोई भी रूम लोगे या एक कोई भी सेंटर लोगे। दूसरा, आप घर में ही अपना एक रूम खाली करवा लोगे, वहां पे ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड लगवा के शुरू कर दोगे। अगर रेंट पे अगर लोगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा, मतलब जेब से पैसा जाएगा। जेब से पैसा गया तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। लेकिन रूम आपके खुद के घर का ही था, इसके लिए जेब से कोई पैसा नहीं गया, तो ये आपकी इम्प्लीसिट कॉस्ट हो जाती है। समझ में आया? उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्शन में भी आपके दो तरीके की कॉस्ट होती है। एक है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जो एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन के साथ फिक्स रहती है। आपकी फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी है एक शर्ट को बनाने की, वो है 10,000। आपकी फैक्ट्री का जो लैंड एरिया है या जितनी भी मशीन्स है आपके पास, उन मशीन से मैक्सिमम आप 10,000 शर्ट बना सकते हो। अगर आप ये 10,000 शर्ट बना रहे हो तो भी फैक्ट्री का रेंट 2,000 रुपये जाएगा। अगर ये 2 शर्ट बनाओगे जब भी फैक्ट्री का रेंट 2,000 जाएगा। 10 शर्ट बनाओगे तभी भी फैक्ट्री का रेंट तो वही 2,000 जाएगा। बट वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है विद द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितने यूनिट आप बना रहे हो उसके हिसाब से। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या, शर्ट बना रहे हो तो आपको चाहिए फैब्रिक। फैब्रिक, एक शर्ट बनाओगे 2 मीटर फैब्रिक, 2 शर्ट बनाओगे 4 मीटर फैब्रिक, 10 शर्ट बनाओगे 20 मीटर फैब्रिक। तो ये नंबर ऑफ यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसके हिसाब से वेरी करता है। समझ में आई चीजें? क्या कॉस्ट का कंसेप्ट समझ में आया? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट और उसकी वेरिएबल कॉस्ट से। तो टोटल कॉस्ट क्या हुई? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब कॉस्ट के अंदर हमें तीन चीजें पढ़नी है, कि तीन कंटेक्स्ट के अंदर हमें कॉस्ट को पढ़ना है। एक है आपकी टोटल कॉस्ट, दूसरी है आपकी एवरेज कॉस्ट, तीसरी है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। है ना? हाँ, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल तो एडिशनल है, इसके अंदर आपका ओनली मार्जिनल कॉस्ट आएगा। आपको इन सब के डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, पहली चीज तो ये देखो। अगर मैं कर्व बिहेवियर की बात करती हूँ, शॉर्ट रन के अंदर कोस्ट का कर्व बिहेवियर अलग हो सकता है, लॉन्ग रन के अंदर आपका अलग हो सकता है। यहाँ पे कर्व बिहेवियर शॉर्ट रन लॉन्ग रन ये प्रोडक्शन फंक्शन वाला ही है, ये प्रोडक्शन फंक्शन वाला ही है। क्या इसके कर्व की तरफ चलें आगे? देखो, सबसे पहले देखते हैं टोटल कॉस्ट के कर्व को। टोटल कॉस्ट,
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैम 10 यूनिट। यहाँ है आपका प्राइस, यहाँ है आपका प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो? 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे जब भी यही कॉस्ट, 20 प्रोड्यूस करोगे, 40 प्रोड्यूस करोगे, 100 प्रोड्यूस करोगे, कॉस्ट तो आपकी यही रहेगी, प्रोडक्ट कॉस्ट। समझ में आया? तो ये क्या है मेरी? ये है मैम मेरी TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा नहीं बना, रुको। टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमेशा जीरो से शुरू होगी, क्योंकि जब आप जीरो प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपका जीरो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, तो कॉस्ट भी जीरो आएगी, है बिल्कुल। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, सॉरी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो ये डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस जो है वो बराबर होगा इस डिफरेंस के। ध्यान रखना ये कि टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस क्या है मैम? टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस है इसका, इसका डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस हमेशा सेम होगा। समझ में आया टोटल कॉस्ट? आगे एवरेज पे चले। अब आओ एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स, जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे, उतनी ये कॉस्ट कम 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 होती जाएगी। क्या मैम ये कभी नेगेटिव हो सकती है? नो। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे जैसे आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज करते जाओगे, ये कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी। क्लियर? उसके बाद है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस शेप में होती है हमेशा कि इनिशियल लेवल पे तो ये कम होगी, लेकिन एक लेवल के बाद ये कॉस्ट आपकी बढ़ती चली जाती है, और इन दोनों के ऊपर आपकी बनती है यू शेप के अंदर एवरेज कॉस्ट। समझ में आया? पास पास जाके ये मिलती जाएंगी। जो डिफरेंस यहाँ पे इतना इसका होगा, वही डिफरेंस यहाँ इन दोनों के बीच यहाँ इतना होगा। ये अगर कभी जीरो नहीं हो सकता तो ये दोनों भी कभी नहीं मिल सकती। ये है आपकी एवरेज कॉस्ट, ये है आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपस में कभी नहीं मिल सकती। समझ में आया ये कंसेप्ट? आगे आ जाओ रेवेन्यू का। अब तक हमने मैम प्रोडक्शन समझ लिया, प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट समझ लिया, तो रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू पैसा की कॉस्ट कितनी लगी प्लस कितना प्रॉफिट हुआ, इन दोनों को मिलाकर क्या आ जाता है आपका? रेवेन्यू आता है। बिल्कुल, जैसे हमने कॉस्ट में देखा अभी टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट, सेम उसी तरीके से आपका टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। टोटल रेवेन्यू वही कि प्राइस कितना था और क्वांटिटी कितनी बेची, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एवरेज
टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, आपका एवरेज पर यूनिट आपने कितना पैसा कमाया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, एवरेज आ जाएगा आपका। फिर है मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू एक और यूनिट सेल करने पे कितना होगा, वो होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखो जो रेवेन्यू है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशन में अलग अलग होता है। मेनली आपकी दो टाइप की मार्केट होती हैं, मार्केट स्ट्रक्चर भी आज हम सारे पढ़ेंगे। दो टाइप की मार्केट है, एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन। जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो हम यहाँ लेके चलते हैं कि यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो सेम होगा, चाहे आप कितनी भी यूनिट परचेज करो, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस हमेशा ही हमेशा आपको सेम देखने को मिलता है। क्लियर यहाँ तक? ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है आपकी परफेक्ट कंपटीशन की। यहाँ ये एज्यूम किया जाता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ बायर हैं, सेलर हैं, किसी के बीच में कोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज अब प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि प्राइस सेम है तो आपको ये पता है अगर आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया तो जो आपका कंज्यूमर है वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी सेम है। होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ आपको देखने को मिलते हैं इन द परफेक्ट कंपटीशन। देखो की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर है, प्रोडक्ट भी सेम है, बिजनेस के अंदर कोई बहुत इजीली एंटर कर सकता है, परफेक्ट नॉलेज यहाँ आपको देखने को मिलती है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर है, प्राइस टेकर होते हैं फर्म। ये है की पॉइंट कि फर्म जो है वो प्राइस टेकर होते हैं, फर्म आर प्राइस टेकर। आप यहाँ पे अपने हिसाब से चीजों को चेंज नहीं कर सकते हो। मेरे को ये बताओ, आपके पास 1000 यूनिट आपने 1000 यूनिट बनाई, एक यूनिट का जो प्राइस है वो आपकी, नहीं टोटल आपने 1000 रुपीज जनरेट किए, क्या बोल रही हूँ मैं, सही बोल रही हूँ ना? हाँ, टोटल रेवेन्यू आपका 1000 का है। कितने यूनिट बनाई है? टोटल 10 यूनिट बनाई है। एक यूनिट का एवरेज रेवेन्यू कितना आया मैम? 100 रुपए। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा, जो आपका कंज्यूमर होगा ना, उसने एक प्रोडक्ट खरीदेगा तो भी वो 100 रुपए का पड़ेगा, 10 प्रोडक्ट खरीदेगा तो भी पर प्रोडक्ट की कॉस्ट तो आपकी 100 रुपीज ही आएगी। ये होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। लेकिन जब हम इनपरफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट आती है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, जिनके बारे में भी स्टडी करते हैं। देखो पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहला और सबसे प्योर, नाम भी प्योर है और एक्चुअली में भी प्योर है। मैडम एक्चुअली में भी प्योर कैसे है? एक्चुअली में प्योर ऐसे है बेटा, जो रियल टाइप का कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। प्योर ये ऐसे हैं जो रियल आपका होता है ना, मतलब एक्चुअली में ये आपका मार्केट में जो चीजें, जैसा कंपटीशन मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलता है ना, ये वो वाला कंपटीशन है, प्योर कंपटीशन। आइडियल मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। इट इज ए थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। Actually, it's not just a theoretical, it is practical form. It is a practical form of परफेक्ट कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और प्योर के अंदर फर्क क्या है वो देखो। प्योर के अंदर आपको ये बोला गया कि ओनली बेसिक फीचर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर और होमोजीनियस। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटीज भी आपको देखने को मिलते हैं। समझना, आप ये मेरे को बताओ कि जो भी कंज्यूमर होता है वो जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट खरीदने जाता है तो क्या हर कंज्यूमर के पास मार्केट की सेम नॉलेज होती है? क्या हर कंज्यूमर के पास मार्केट की सेम नॉलेज होती है? आप कहोगे नहीं मैडम ऐसा तो नहीं होता है, बट एक्चुअली में क्या है, यहाँ ये चीज बोली गई है आपको। क्या बोली गई है? परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, सेम नॉलेज नहीं होती है हर कंज्यूमर के पास। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में हम ये एज्यूम करके चलते हैं दैट ऑल कंज्यूमर हैव द सेम नॉलेज, ऑल द फीचर्स आर द मोबिलिटी, जितने भी रिसोर्सेज हैं
वो इजीली मूवेबल हो सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा ना ब्रॉडर कंसेप्ट को लेके चलते हैं। समझ में आया? लेकिन प्योर कंपटीशन आपका ये बताता है कि भाई हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं। जो ये अनरियलिस्टिक एजम्पशंस है ना, लाइक सेम नॉलेज, ये हम प्योर कंपटीशन के अंदर लेके नहीं चलते। मेन फर्स्ट पॉइंट है इसका ध्यान रखना, ये डिफरेंस है मेन प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। समझ में आया? बाकी सारी चीजें सेम है। परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर नहीं होते, नो सेलिंग कॉस्ट। ये 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, बट प्योर कंपटीशन के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। समझ में आया? फॉर्म रेवेन्यू इन द प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन के अंदर फॉर्म का रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस बराबर होता है एवरेज रेवेन्यू के और मार्जिनल रेवेन्यू के। बट प्रॉफिट इन प्योर कंपटीशन, शॉर्ट रन के अंदर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हो और लॉस भी कमा सकते हो। बट जब लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन के अंदर यू अर्न ओनली एंड ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि देखो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब कमाते हो? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप जब कमाते हो जब आपके ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हो। ये दिख रहा है कि इस बिजनेस के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। ये दिखने लग गया कि इस बिजनेस के अंदर तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो कंपनीज एंटर कर जाएंगी, नई नई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एंटर कर जाएंगी। जैसे ही नई नई ऑर्गेनाइजेशन एंटर करेगी, आपका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा और तुम फिर से किस पे आ जाओगे? तुम फिर से नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाओगे। समझ में आया? आउटपुट क्या होता है? आउटपुट डिसीजन आप कैसे लेते हो? मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की हेल्प से। अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, तो आप कम प्रोड्यूस करोगे। वहीं पे मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, तो आप हाई प्रोड्यूस करोगे, तो आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। क्लियर यहां तक? ये परफेक्ट कंपटीशन है, सेम सारी वही चीज है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस का। प्योर और परफेक्ट कंपटीशन में कुछ एजम्पशंस का डिफरेंस है, दैट्स इट। आगे आ जाओ। आगे है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसा कंपटीशन होता है? मेरे को ये बताओ, सॉप यूज करते हो? मैडम कैसी बात कर रही हो, सड़ियल थोड़ी है। मान लिया, लेकिन सॉप यूज करते हो? कितने सोप है? मैम लक्स है, डव है, लाइफ बॉय है, और जॉनसन बेबी है। जॉनसन बेबी सॉप, जॉनसन बेबी है। मेरे को ये बताओ, क्या ये सारे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं? यस। क्या ये होमोजीनियस प्रोडक्ट है? होमोजीनियस। मैम कॉम्पिटिटर तो है, बट होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट का तो मतलब मैडम सेम प्रोडक्ट होता है, ये सेम तो नहीं है। होमोजीनियस का मतलब तो सेम प्रोडक्ट होता है, बट ये सेम तो नहीं है। ये कॉम्पिटिटर्स है, ये सब्स्टिट्यूट है, ये सब्स्टिट्यूट है। तो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं बट होमोजीनियस नहीं होते। मैम होमोजीनियस नहीं होते तो कैसे होते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। यहाँ पे आप जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने प्राइस के ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप कुछ यूनिकनेस देते हो ना ऐसे प्रोडक्ट के अंदर, यूनिकनेस,
आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूनिक चीजें हैं, तो यहाँ पे आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हो। मैम ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो मोनोपोली में नहीं होता। हाँ, बिल्कुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में होता है, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी कर सकते हो। कैसे? कुछ यूनिक वैल्यू देके। समझो मोनोपोलिस्टिक, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे बहुत सारे फर्म हैं जो सेल करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट। बहुत सारे फर्म हैं जो सेल करते हैं आपके अलग अलग प्रोडक्ट, बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। फर्म का यहाँ पे कुछ कंट्रोल होता है, सम कंट्रोल ओवर ए प्राइस। कैसे कंट्रोल होता है कि कुछ यूनिक वैल्यू दे दो, तो यूनिक वैल्यू की हेल्प से आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट जब करते हो, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की हेल्प से आप यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। अरे समझ में आया? रेवेन्यू कर्व कैसा बनेगा? मैम एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और एमआर जो है वो हमेशा ही, एमआर हमेशा ही बिलो होगा। किससे? एमआर हमेशा ही बिलो होगा आपके एवरेज से। एमआर हमेशा बिलो होगा आपके एवरेज से। मैम एमआर और एआर इक्वल कहाँ होता है? एमआर और एआर आपको इक्वल देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। एमआर और एआर इक्वल देखने को मिलता है परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन एमआर इज बिलो एआर इन परफेक्ट कंपटीशन। इन परफेक्ट के अंदर मोनोपोली भी आएगा, मोनोपोलिस्टिक भी आएगा। शॉर्ट रन के अंदर सारे प्रॉफिट कमा सकते हो, लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाएगा। देखो जो ये की पॉइंट है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि मैडम ये बता दो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन होता है। ट्वेल्थ क्लास के बच्चे नहीं हो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी। ध्यान रखना, की पॉइंट को याद रखना है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली एंड कंपटीशन। जब मोनोपोली मतलब प्राइस कंट्रोल और कंपटीशन, इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं। यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर। फर्म compete करते हैं किस बेसिस पे? ब्रांडिंग पे, क्वालिटी पे, एडवर्टाइजमेंट पे। समझ में आया मोनोपोलिस्टिक भी? आगे आ जाओ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर। भाई ये प्रोडक्ट ना तुम्हें सिर्फ मेरे पास मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला, जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। मेरे को ये बताओ, क्लोज सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या आप प्राइस मेकर हो जाओगे? अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता तो कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से प्राइस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता ना, लेकिन यहाँ तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। देन यू आर हियर द प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्टिक जो है वो प्रोड्यूस कहाँ तक करता है? आप मेरे को ये बताओ, आप एक बिजनेसमैन हो, आप किस लेवल तक अपना बिजनेस प्रोड्यू अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन जारी रखोगे? मैडम जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, यहाँ तक। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट के, तो बल्ले बल्ले सिचुएशन है। ये तो बल्ले बल्ले सिचुएशन है, यहाँ तो हम करेंगे ही करेंगे। धीरे 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 करके मार्जिनल रेवेन्यू घटता जा रहा है या मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो किस लेवल तक तुम अपनी प्रोडक्शन कंटिन्यू रखोगे? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू तक। बट प्राइस इन टेकन फ्रॉम द एआर अबोव द एमआर। आपका जो एआर है वो हमेशा एमआर से ज्यादा होना चाहिए, और होता भी है एक्चुअली में। एआर ही आपका प्राइस होता है, ये भी ध्यान रखना। एवरेज रेवेन्यू ही एक्चुअली में प्राइस होता है। रेवेन्यू कर्व एआर डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, एमआर लाई बिलो एआर, फॉल ट्वाइस एज फास्ट। सेम वही चीजें हैं जो पहले पड़ी हैं। सिर्फ ये याद रखो दो टाइप की, परफेक्ट के अंदर और इनपरफेक्ट। परफेक्ट के अंदर एआर इज इक्वल टू एमआर होगा, और इनपरफेक्ट के अंदर एआर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और एमआर हमेशा ही हमेशा
नीचे होगा AR से। ध्यान रखना, ये स्टार पॉइंट लगा के लिख लो। चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो या मार्जिनल रेवेन्यू हो, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा ही हमेशा एवरेज कॉस्ट या एवरेज रेवेन्यू के कंपेयर में ज्यादा नीचे होता है। मतलब मार्जिनल वाली चीज जो है वो आपकी घटती भी स्पीडली है और बढ़ती भी स्पीड से है। ये आपकी घटती भी स्पीड से है और बढ़ती भी स्पीड से है। समझ में आया? अरे बोलो, आगे आ जाओ। ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा होता है मैम? वो मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे फ्यू फर्म डोमिनेट करती हैं। फ्यू फर्म डोमिनेशन का मतलब क्या है कि बहुत दो चार पांच कंपनियां ही हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है। ऑटोमोबाइल्स की बताओ, ऑटोमोबाइल्स, स्कूटी बेचने वाली कितनी कंपनियां होंगी भाई? दो चार पांच दस। जितनी तुम्हारी किरियाने की दुकान है इतनी सारी कंपनियां तो नहीं है ना जो स्कूटी बाइक बेचती हैं। नहीं मैडम, उनसे तो कम ही है। तो ऐसे ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे आपके लिमिटेड मतलब फ्यू फर्म ही डोमिनेट करते हैं उसको ओलिगोपोली बोला जाता है। हर एक फर्म का एक्शन डिपेंड करता है दूसरे फर्म पे। अगर आपको ओला, जो ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी आई है, 30-40 हजार तक मिल जाती है, कुछ कमियां है। अगर यही आपको एक्टिवा या एक्सेस 30-40 हजार में मिलने लग जाए तो क्या तुम ओला को खरीदोगे? ना मैडम, बिल्कुल भी ना। तो यहाँ पे हर एक फॉर्म जो है वो एक दूसरे पे इंटर डिपेंड करता है। इंटर डिपेंड करता है। समझ में आया? ओलिगोपॉली की टाइप्स क्या क्या है? कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली, नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली, परफेक्ट ओलिगोपॉली एंड इनपरफेक्ट। कॉल्यूसिव का मतलब क्या होता है? जहां पे आप मिलकर कार्टेल बना देते हो। मिलकर कार्टेल बना दिया। कार्टेल एक तरीके का ग्रुप होता है जहां पे बड़ी बड़ी फर्म मिलके कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती हैं कि एक काम कर। मार्केट के अंदर कौन कौन सी कंपनी है भाई? एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, एक सी कंपनी है। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि 2,000 रुपए से कम के नीचे का तो प्रोडक्ट बेचना ही नहीं, और तो कोई फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं इनके पास, तो खरीदना तो इनको हमसे ही पड़ेगा। तो ये क्या है? एक तरीके का कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली का एग्जांपल है, जहां फर्म एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं एंड एक्ट एज ए कार्टेल, एक कार्टेल के तरीके से एक्ट करती हैं। फिर है नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली। नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपॉली के अंदर फर्म कॉम्पिटेंट होती है। फर्म जो है वो कॉम्पिटेंट होती है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। दे वर्क इंडिपेंडेंटली कि भाई तेरे को तेरा प्राइस बढ़ाना है तो बढ़ा दे, मैं नहीं घटाऊंगा। पर परफेक्ट ओलिगोपॉली, होमोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं कि चाहे तू वहां से खरीद ले चाहे तू यहाँ से खरीद खरीद ले, प्रोडक्ट तो वही मिलना है तुम्हें। इन परफेक्ट ओलिगोपॉली जहां पे प्रोडक्ट के अंदर हल्का हल्का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लाइक द मोनोपोलिस्टिक। समझ में आया? ओलिगोपॉली में हमेशा ही आपको प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है। हमेशा फर्म जो है वो अवॉइड करते हैं प्राइस वॉर को। ज्यादातर फर्म आपके नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर यहाँ वर्क करता है, क्योंकि प्राइस वॉर के अंदर खतरा बहुत ज्यादा होता है बिजनेस के डूबने का। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा चेंज लेके आओगे अपने प्राइस के अंदर, तो ये ज्यादातर उम्मीद है कि आपकी डिमांड जो है, हल्का सा भी अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो डिमांड बहुत ज्यादा गिरने वाली है। यही डिमांड बहुत ज्यादा गिरने वाले, ये हमें पढ़ना है आगे किंग्ड डिमांड कर्व में। ये सारे मॉडल है आपके ओलिगोपॉली के, वन बाय वन स्टडी करते हैं। कौन सा? फर्स्ट मॉडल है आपका कॉर्नोट मॉडल। कॉर्नोट मॉडल ये बोलते हैं कि भाई हर फर्म को ना आउटपुट चूज कर लेना चाहिए कि कितना उसे आउटपुट बनाना है। आउटपुट के बेस पे ये देख लो कि इतना तुम्हारा प्राइस रहना चाहिए। यहाँ पे कॉर्नोट के अंदर हमेशा ही हमेशा आउटपुट के ऊपर बात की जाती है कि हर एक फर्म को कंपटीशन रखना है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। लेकिन ब्रिट्रेंड, ब्रिट्रेंड के अंदर आपका जो कंपटीशन है कॉम्पिटे या प्राइस, सॉरी,
ब्रिट्रेंड के अंदर जो आपकी वॉर देखने को मिलती है फर्म की, वो देखने को मिलती है प्राइस के बेस पे। अगर आप सस्ता बेचते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट की, अदरवाइज नहीं होगी। प्राइस फॉल करता है टू द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एडिशनल कॉस्ट आपकी नंबर ऑफ प्रोडक्शन की हमेशा डिक्रीज होती जाती है। तो आपको उसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि कैसे प्राइस को घटा सकता हूँ। तो ट्रेंड को याद रखो प्राइस से। देखो ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी यूजीसी नेट का सिलेबस इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट, सॉरी नॉट सिलेबस, तो उसके लिए बहुत डिटेल में इनको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इतना हमारे कॉमर्स या मैनेजमेंट में नहीं आता। सो बेसिक बेसिक मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आए हैं इसके, जब भी आए हैं, जब भी इसके क्वेश्चन आए हैं मैच द फॉलोइंग के अंदर आए हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेकबर्ग मॉडल, जहां पे लीडर फॉलोवर की बात की जाती है कि अगर हमारा लीडर जो काम करेगा वही मैं करूंगा। लीडर ने अगर प्राइस को बढ़ा दिया तो मैं बढ़ा दूंगा, लीडर ने घटा दिया तो मैं घटा दूंगा। नेक्स्ट है किंग्ड डिमांड कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, इसको समझना। किंग्ड डिमांड कर्व क्या बोलता है कि हर फॉर्म के अंदर जो है वो प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है, प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है। ईच फर्म वांट टू स्टिक विद द प्राइस, यहाँ ये होता है कि अगर आप अपना प्राइस बढ़ाओगे ना तो बाकी फर्म जो है वो अपने प्राइस को स्टेबल रखेंगे। बट वही उल्टा हो गया, आपने प्राइस को घटा दिया तो बाकी फर्म भी प्राइस को घटा देंगे। ये पॉइंट यहाँ जरूर से जरूर याद रखना। फर्म बिलीव करते हैं कि उन्हें सेम प्राइस रखना चाहिए, और वो सेम प्राइस में अगर तुम बढ़ा रहे हो तो भाई तुम बेवकूफ हो, हम कुछ नहीं करने वाले। लेकिन घटा रहे हो तो तुम घटा सकते हो तो हम भी घटा सकते हैं। समझ में आया? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि ये बढ़ाएगा तो मैं भी बढ़ाऊंगा, ये घटाएगा तो मैं भी घटाऊंगा। सो ऐसा नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इंक्रीज करने पे आप फॉलोवर को फॉलो, सॉरी लीडर को फॉलो नहीं करते हो। एंड द लास्ट वन इज कोल्यूजन या केटल मॉडल, जहाँ पे सारे फर्म एक साथ आपका वर्क करते हैं और मेन मेन मोटिव होता है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना, एक मोनोपोली की तरीके से। समझ में आए सारे के सारे मार्केट के मॉडल्स आपको? आज की क्लास हमारे इतने ही रखते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो करेंगे हम एमसीक्यू, बिजनेस इकोनॉमिक के एमसीक्यू, जिसके अंदर मैंने एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। 1000+ एमसीक्यू का टारगेट है हमारा कि आपके एग्जाम से पहले 1000+ एमसीक्यू आपकी नजरों के सामने से निकल जाने चाहिए विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अभी जो क्लासेस चल रही है वो आपके कंसेप्ट की हैं, कि सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। और एक यूनिट को हम 3 से 4 क्लास के अंदर खत्म कर देते हैं। जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये इसकी आपकी अभी 3 क्लास हुई हैं। फिर भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक अगर मुझे दिखे तो उसकी मैं एक 4th क्लास और शेड्यूल कर दूंगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास आपको एमसीक्यू की मिलने वाली है और बिजनेस इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।